लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। देश भर की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू। एमपी में 6, यूपी में 8 तो वहीं छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर डाले जा रहे वोट। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत। सभी याचिकाएं की गई खारिज। मतदान के बाद 45 दिन सुरक्षित रहेंगी ईवीएम। भाजपा दिग्गजों के एमपी छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक चुनावी दौरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं एमपी के अशोकनगर, राजगढ़ और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, दुर्ग में करेंगे प्रचार। तीसरे चरण के प्रचार में जुटे सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ और बिलासपुर में करेंगे जनसभा। रायपुर में भी करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में पीएससी अभ्यर्थियों को मिलेगा न्याय। पीएससी 2021 में हुई अनियमितताओं की जांच करेगी सीबीआई। सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। रायपुर में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले पर चली गोली। सुरक्षा में तैनात आरक्षक की मौत। एक्सीडेंटल फायरिंग की आशंका। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की जो याचिका थी उसे अब खारिज कर दी गया है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन की मांग की गई थी इस याचिका में, और अब इस मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, सभी याचिकाएं अगस्त 2023 में लगाई गई थी और अब इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में और इसी से जुड़ा हुआ ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान संबंधित सभी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान संबंधी जो मांग की गई है, जो याचिकाएं लगाई गई थी अगस्त 2023 में, उन याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। आपको बता दें, साथ ही साथ लगातार जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है, ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करते रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग लगातार की जा रही थी और उस याचिका को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चलिए, भोपाल से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और प्रदेश कार्यालय में बने वॉर रूम का सीएम निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, दूसरे चरण में एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है। इसको लेकर मतदान में गड़बड़ियों, धीमी वोटिंग से लगातार जो दिक्कतें हो रही हैं, जो परेशानियां सामने निकल कर आ रही हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह की अगुवाई में तमाम निगरानियां की जा रही हैं। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हैं। आपको बता दें, मतदान में गड़बड़ियां हो, इसको लेकर वॉर रूम भी बनाए गए हैं और इन वॉर रूम के माध्यम से लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है। चलिए, 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। आपको बता दें, शाम 6 बजे यह मतदान खत्म होगा। केरल में सभी 20 सीटों पर मतदान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर मतदान जारी है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक सीट जो बस्तर है उस पर फर्स्ट फेज में वोटिंग हो चुकी है
और अब 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही छत्तीसगढ़ की महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में 8-8 सीट पर वोटिंग जारी है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत दुबे जी जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में आपके साथ शुरू करूंगा। निशिकांत पांडे जी, लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मतदान है वो 7 बजे से ही शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो द्वितीय सीट पर खासा लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इन 3 सीटों को लेकर और सेकेंड फेज को लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त है? पांडे जी, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, पैनल में बैठे सभी सम्मानित जनों को नमस्कार। देखिए, पहले सर्वप्रथम मैं तीनों लोकसभा के मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि अगर आप घर से नहीं निकले हैं तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान की आहुति अवश्य करें। देखिए, जो आप उत्साह की बात करें, उत्साह और ऊर्जा लगभग देखने को बन रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा है, अद्भुत है। जनता के बीच में मोदी जी और मोदी जी की गारंटी को लेकर प्रदेश की जनता 3 महीने पूर्व ही अपना निर्णय स्पष्ट कर दी थी। ये तो चुनाव ही मोदी जी का है और हम 10 वर्षों के अपने कार्य योजनाओं के साथ, आने वाले 20 वर्षों के विजन के साथ जनता के बीच में गए हैं और जनता को अपनी सारी जो योजनाएं हैं उनके बीच में रखा है, हितग्राही सम्मेलन किया है। तो हमें कोई समस्या नहीं है छत्तीसगढ़ के प्रदेश में या पूरे देश के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मसला ये है कि हम 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। वो ऊर्जा और उत्साह अभी प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है और देखिएगा 4 जून को ये परिणाम स्पष्ट करेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 400 से ज्यादा कमल खिलेंगे, इंडी गठबंधन फेल होगी और देश की जनता और लोकतंत्र विजय होगा। लेकिन 10 सेकंड और लूंगा आपसे पांडे जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है, आप देखिएगा शाम तक यही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र की हत्या न बता दे इसको, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बहुत चिल्लम चो मचाया था ईवीएम को लेके, वीवीपैट को लेके। लेकिन आज फिर न्याय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन शाम तक जरूर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र की हत्या बताने से पीछे नहीं हटेगी। जी पांडे, बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी, मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। अमित जी, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है इन 3 सीटों को लेकर, क्योंकि जिन सीटों पर वोटिंग जारी है वो तीनों फिलहाल बीजेपी के पास हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव का दूसरा रण है और जिस प्रकार से अभी आप ही ने बताया कि 13 राज्यों में 88 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं और जो 13 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये 2024 का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, संविधान को बचाने वाला चुनाव है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार देश की जनता कह रही है कि महंगाई मैन मोदी जी को हटाने का ये चुनाव है, क्योंकि लगातार आप देख लीजिए कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज अधिक से अधिक लोग निकले। और आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं जनता से मांग भी करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में उसको चुने जो सक्रिय हो। लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से कई सारे मुद्दों पे चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उन जलद मुद्दों पे जो पिछले बार इन्होंने वादा करके आए थे, वो सारे मुद्दों से बीजेपी बात करने से घबराती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे इन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे बाद में डिलीवर नहीं कर पाए, उन सारों से मुद्दों से भसती है बीजेपी। तो मुझे लगता है कि जनता जागरूक है और लोकतंत्र के इस उत्सव में जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से, इस महा उत्सव के जो संकनात हो चुका है, अपने मताधिकार के प्रयोग से उन 10 सालों की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय जनता ने कर लिया है कि जो देश के संविधान, जो देश की दिल है, उस पे चोट करने का जो काम कर रहा है। तो जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से उस मलहम से इस देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने कह दिया है और ये भी कहा है कि अब इस देश की जनता को इंसाफ चाहिए और बीजेपी का इस देश से सुपड़ा साफ चाहिए। बिल्कुल अमित जी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है और जिस तरह से राजनांदगांव जो सीट है वो अहम सीट हो जाती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल वहां से चुनावी मैदान में है और आज उनकी किस्मत कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद होने वाली है
और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं क्या साख का विषय है, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल पर लगातार घोटालों के आरोप भी लगते रहे, चाहे वो पीएससी घोटाला हो या महादेव सट्टा ऐप हो, ऐसे में आज सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी साख का विषय अग्नि परीक्षा से कम का दिन समय नहीं आज। देखिए, अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो 100% बीजेपी राजनांदगांव में चुनाव हार रही है, और कैसे कैसे पैसे उन्होंने अपनाए हैं ये जनता के बीच है, समक्ष है। और आरोप लगाना, आप देखिए आरोप कब लगता है, आप देखिए किसी के ऊपर भी, ये विधानसभा चुनाव के पहले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं उनकी इमेज को डेंट करने के लिए, टर्निश करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। फिर लोकसभा चुनाव आता है, फिर वही सारे मुद्दे ले आते हैं। तो जनता साहब जागरूक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजनांदगांव में जो 15 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 18 लाख, कहते हैं ना 18,68,021 मतदाता है, और वहां के जो मतदाता हैं वो बिल्कुल जागरूक है। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस बार वहां की जनता सक्रिय सांसद चाहती है जो उनकी बातों को उठाए। ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद हो जाती है और कोई सांसद अपनी आवाज नहीं उठाता क्योंकि उनको भय है कहीं हमारे शाह जी और शहंशाह जी हमको चिल्ला मत दे। तो इस प्रकार से जनता त्राहिमाम इनके राज में कर रही है। मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि अब देश की जनता समझ चुकी है, और कहते हैं ना कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। कल तक जो गाते थे आज चिल्लाने लगे हैं, और कल तक जो गाते थे वो चिल्लाने लगे हैं। अब तो बदल दो तालाब का ये पानी, अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। तो लगातार जनता ने डिसाइड कर लिया है साहब कि अब इस देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि जुमलेबाज सरकार को यहां से हटाना है और उस सरकार को लाना है जिन्होंने हमें अमृत काल के 65 सालों तक जिन्होंने हमारे लिए अच्छा कार्य किया, जिन्होंने पिन से लेकर जहाज तक बनाने का कारखाना लगाया और अनगिनत चीजें। लेकिन हम उस सरकार को हमें हटाना है जो जनता की सूद नहीं लेती है, जो महंगाई पे बात नहीं करती है, जो अपने कॉर्पोरेट मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है, लेकिन किसी किसान, गरीब, आदिवासी, किसी महिला, किसी युवा के लिए वो कुछ नहीं करती। तो आज निर्णायक है, ये समय बहुत निर्णायक है, और मुझे लगता है आज जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से सारे सवालों का जवाब भाजपा नेताओं को देने वाली है। बिल्कुल निशिकांत जी, जवाब दीजिए। आप लोग जुमलेबाजी सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं नदारद है। पांडे जी, बड़े भाई हमें श्रीवास्तव जी और बौखलाहट साफ दिख रही है। हालांकि 3 महीने पहले ही जनता ने जवाब दिया है, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं दी, उन्होंने ईवीएम पे डाल दिया। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आज राजनांदगांव में जिनका चुनाव हो रहा है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते। वो 384 कैंडिडेट मांगे थे अपने पार्टी से, अपने कार्यकर्ता से। आप सोचिए 384 कार्यकर्ता जिसके पास नहीं है जो नॉमिनेशन भर सके, वो चुनाव जीतने का दम भरते हैं। तो अमित श्रीवास्तव जी, चेहरे पे धूल है, आईना बिल्कुल मत साफ करो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम बताते हैं आपको कि राजनांदगांव का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2 लाख प्लस से विजय करने जा रही है। दूर दूर तक भूपेश दाऊ का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा वहां। महत्वपूर्ण क्या है, भूपेश दाऊ ने क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं के बारे में वहां राजनांदगांव में, कि ये कार्यकर्ता स्लीपर सेल अर्थात आतंकवादी हैं। आप सोचिए, अपने ही कार्यकर्ता को इस तरह से आतंकवादी या स्लीपर सेल बताना किस दिशा में बतलाता है, किस दिशा में काम भूपेश दाऊ काम कर रहे हैं। भूपेश दाऊ को वही कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, गद्दार। विधानसभा के चुनाव में ये गद्दारी कर रहे थे पार्टी के साथ। खैर वो अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय इन्होंने कहा कि काम और जो वादा जो डिलीवर नहीं हुआ। एक वादा मैं बता रहा हूं आपको पांडे जी, उससे सारे वादे कैसे कनेक्ट होते हैं आप समझना। 4 करोड़ पीएम आवास बनाए गए हैं हमारे देश में। पीएम आवास के साथ जल जीवन मिशन का कनेक्शन जोड़ा गया। जल जीवन मिशन के साथ साथ बिजली दिया गया, बिजली के साथ साथ सिलेंडर दिया गया, सिलेंडर के साथ साथ राशन दिया जा रहा है, राशन के साथ साथ शौचालय दिया जा रहा है। एक ही घर में इतनी योजनाएं एक साथ, क्या कारण रहा होगा। 65 साल की बात कर रहे थे हमारे मित्र और बड़े भाई कि 65 साल में जिन्होंने अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया कि रायबरेली से रणछोड़दास बनना पड़ा। भय देखिए पांडे जी, ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है आप उसको स्पष्ट समझ जाइए कि जो इनका परंपरागत सीट है वहां से रायबरेली छोड़ के रणछोड़दास बन के राज्यसभा पहुंचे, अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए। कल का खड़गे जी का निशिकांत जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता अब जागरूक हो गई है और बीजेपी जिस तरह से जुमले करती है, झूठे वादे करती है, उसको जनता सबक सिखाएगी। अब बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन 1 दशक पहले जागरूक हुई है। इनको समझ में अभी आया एक्चुअली क्या है, ये परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी जो है ना, इनको बहुत लेट में समझ में आया।
जनता एक दशक पहले जागरूक हो चुकी है और तमाम परिवारवादियों को तो लगातार मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से 13 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लगातार वोटिंग जारी है और इसी पर हम खास चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं निशिकांत दुबे जी बीजेपी से, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, आपका मैं रुख करता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की आज वोटिंग हो रही है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और इस बीच में जिस तरह से राजनीतिक हलचल हो रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी राजनीतिक हलचल को, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता हैं दोनों ही पार्टियों के वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और जो 88 सीटों पर फिलहाल अभी जो वोटिंग हो रही है इनमें से एनडीए दल के पास अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले 52 सीटें थी। इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं समीकरण? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं निश्चित रूप से 88 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है उसमें 51 पर बीजेपी के सांसद है और 13 पर कांग्रेस के सांसद है। ये बताता है कि मोदी की स्थिति कितनी है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में आप बात कर ले, चाहे 47 में से 40 विधायक भी जो है वहां पे 6 सीटों पर देखेंगे तो वो भाजपा के हैं। छत्तीसगढ़ में बात कर ले, तीनों सीट पर 24 विधायक हैं, उनमें से 14 कांग्रेस की। कहने का तात्पर्य कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है। और उसके साथ ही जो मुद्दों की बात हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मुद्दा जो है गरीबी से मुक्ति के लिए तमाम उपाय की बात करें, चाहे आवास की बात करें, जल की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ बेरोजगारी। बीएमसी मिल बंद होने का कारण क्या है, रेल लाइन की क्या स्थिति रही, राजनांदगांव में रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां किस ढंग से जो 4 जिले बने हैं उनके आधारभूत संरचना विकास के लिए किस प्रकार से काम हुए या होना चाहिए, तमाम रखे। तो वहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में क्या काम किए गए। नक्सलवाद से मुक्ति एक बड़ा विषय है। कांकेर के 4 सीटों के साथ 4 विधानसभा क्षेत्रों और बिंदर नवागढ़ महासमुंद के और जो मोहला मानपुर राजनांदगांव के, ये ऐसे नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है जहां पे 7 बजे से मतदान हो रहा है। लेकिन सेना का दबाव देखिए कि अभी तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है और मतदान की संख्या कांकेर में आप देखिए तो अन्य स्थानों से ज्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है लोग लोकतंत्र के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और मुद्दों के लेकर जहां तक बात है, यहाँ पे धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से भोजराज नाथ कह रहे डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए, एक विषय आता है। विरासत कर को लेकर बात आई लेकिन कांग्रेस इससे इंकार करती। संविधान समाप्त है, संविधान में बदलाव की जो बात कांग्रेस करे भाजपा उसको इंकार करती। धर्म पर धर्म आधारित आरक्षण की बात आ रही है, तमाम प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं। इसके साथ ही जो विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बात आ रही है, क्या ये भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए है या विपक्ष को समाप्ति के लिए है, ये भी जनता को सोचना है। जिस तरह ईवीएम के उपयोग को लेकर जो बात है निश्चित रूप से व्यवहारिक नहीं था। वीवीपैट का जिस तरह से पूरी गिनती की जाए, जनता में एक विश्वास की बात है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए जो भी व्यवस्था है उस पर एक विश्वास का वातावरण बने। किसको कितनी सीट मिलेगी अलग है, व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर संसद में इस प्रकार से चर्चा करके क्या किया जाता है। तो लंबे समय से ईवीएम को लेकर जिस तरह से भ्रम पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जनता में बेहतर ढंग से ये नहीं जा पा रहे। विश्वास की भावना होनी चाहिए क्योंकि मतदान करने जा रहा है तो जनता में जागरूकता ये होनी चाहिए कि आप देखें वीवीपैट में मतदान के दौरान आपने जो बटन दबाया है वो उसका चुनाव चिन्ह वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यही कई दिक्कत होती है तो सभी राजनीतिक दलों के एजेंट बैठे हैं, चुनाव अधिकारी बैठे हैं, उन तक ये बात पहुंचाए ताकि इस प्रकार से जो आपको कहीं भी संदेह है उसको दूर किया जा सके। धार्मिक छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा की जो घटना प्रवर्धन हुई है उसको लेकर के लगातार भाजपा आक्रामक है। भूपेश बघेल की बात करें, बिल्कुल के शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास रुक करता हूं, उनसे प्रतिक्रिया लेता हूं। अमित जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कहीं ना कहीं वीवीपैट या बैलेट पेपर से आप लोग लगातार चुनाव की मांग करते रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिका भी लगाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियों से मिलान की मांग की गई थी और साथ ही साथ बैलेट पेपर से चुनाव की जो मांग की याचिकाएं लगाई गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है। प्रभात जी, आपके सवालों का निश्चित तौर पे मैं जवाब दूंगा, लेकिन भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे छोटे भाई ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई थी तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। काश वो जो कह रहे थे ऐसा अगर वो करते तो विश्वास रखिए सबसे ज्यादा खुशी हमको होती। रही बात अभी आपने कहा
तो मैं आपको बता दूं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है और लगातार हम सुबह से डिबेट कर रहे हैं और आपके चैनलों के माध्यम से हमें पता लग रहा है। फर्स्ट आई विल सी दैट आंसर, दैट ऑर्डर, देन आई एम एबल टू से एनीथिंग। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोगों ने जो मांग की थी, हम चाहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, पूरे वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी मैं कुछ चैनल पे देख रहा था, उन्होंने कहा 5-5 जो ईवीएम की मशीन है उसे रखा जाए, 45 दिनों तक रखा जाए। बहुत सारे ऐसे उसमें क्लॉज के ऑर्डर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको वेट करना चाहिए कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अमित जी, निर्देश लेकिन आया है। आप लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, बल्कि कुछ राज्यों में आपकी भी ईवीएम से ही सरकार बनती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल नहीं खड़ा करते, हम तो ये कहते हैं कि इस लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को भी अगर कोई शिकायत है, कोई शिकवा है या उसे कोई भी शक है, तो उसे क्लियर करना केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का काम होता है। लेकिन अगर इतने सारे लोग देश के, अगर 38 पार्टियां अगर ये कहे कि हमें ईवीएम से इलेक्शन कराना है, तो मुझे लगता है कि इतना भय भी अमित जी, बीजेपी को लेकिन नहीं खाना ईवीएम से चाहिए। 100% मिलान कैसे संभव है? क्या ये संभव है? देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? इतने बड़े लोकतंत्र में अगर 90 करोड़ लोग मतदाता है और अगर वो वोट कर रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्यों संभव नहीं है? और मैं आपके माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब देश की 38 पार्टियां अगर ये कहती हैं, प्रभात जी, कि हमें ईवीएम से इलेक्शन नहीं करना है या ईवीएम से इलेक्शन कर लीजिए और वीवीपैट का मिलान कर लीजिए, सिर्फ देश की एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनता के साथ खड़े होना चाहिए, वो जाके इलेक्शन कमीशन की तरफ खड़े हो जाती है और ये कहती है नहीं नहीं ईवीएम से हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। तो ये इतना घबराते क्यों हैं? अगर ये अच्छा काम किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। निशिकांत जी, विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, ईवीएम और जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियों की जो मिलान की मांग की याचिकाएं थी उससे खारिज कर दिया है। आप क्या कुछ कहेंगे? और बैलेट पेपर से साथ ही साथ चुनाव की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। देखिए पांडे जी, आपने एक सवाल पूछा हमारे मित्र से कि जहां राज्यों में सरकार बनी है ईवीएम से, कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की, तो मुझे लगा कि इस्तीफा देने की बात करेंगे कि हाँ हम इस्तीफा दे के बाहर आएंगे वहां से। भूपेश दाऊ खुद ईवीएम से 17,000 वोटों से जीते हैं, क्या इस्तीफा देंगे? 35 विधायक छत्तीसगढ़ में आपके जीत के आए हैं, आप इस्तीफा देंगे? 2019 के लोकसभा में 2 सांसद आपके भी चुन के आए थे, आपने इस्तीफा तो दिया नहीं। बात यह है पांडे जी कि जो मीठा मीठा है ना वो गप गप चला जाएगा अंदर, कड़वे को थू कर देना है। हार इनको जनता ने दिया, हमको भी जो हार दिया था विधानसभा के समय 2018 में जनता ने दिया था। हम संघर्ष किए, परिश्रम किए, जो भूल हुई उसको सुधार किए, जनता के बीच में गए, पुनः आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने ईवीएम का रोना इसलिए नहीं रोया क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में दम है। वास्तविकता ये है कि जब आला कमान अपना परंपरागत सीट छोड़ता है तो बाकी नेताओं में भय स्वाभाविक है। आपने मुझे रोक दिया था। श्रीमान खड़गे जी का कल बयान है कि अगर हमारे दामाद को नहीं जीता पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंतिम संस्कार में जरूर सम्मिलित होना। ऐसी भावनात्मक अपील करनी पड़ रही है जनता से, वो भी कहाँ की, कर्नाटक की जनता से। आप सोचिए कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की दुर्गति का क्या हाल है कि यहाँ तक इनको अपने ही सीटों पर विश्वास नहीं है, इसलिए अमेठी और रायबरेली अभी भी वैकेंट है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? ईवीएम की बात ये कह रहे थे कि अगर एक जनता भी अगर अपील करती है कि ईवीएम खराब है तो बिल्कुल ईवीएम बिल्कुल को क्रॉस बिल्कुल। वेरीफाई। निशिकांत जी, मैं के शर्मा जी का रुख करता हूं। के शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है और जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर धर्म की राजनीति के साथ साथ जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये किस तरह की आखिर राजनीतियां कर रही है दोनों ही पार्टियां? नेरेटिव, चुनावी नेरेटिव सेट करने का प्रयास कहा जा सकता है। क्या जाति के आधार पर आरक्षण की बात को लेकर के लगातार, जैसे छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण की बात को लेकर के राजभवन में, इसी तरह से धर्म आधारित आरक्षण कर्नाटक में जिस तरह से दिया गया उसको लेकर के है। आरक्षण को लेकर जिस तरह से संबंधों को लेकर भाई जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच संबंधों में खटास को लेकर के बातें आई, जिस तरह से जो अभी मनमोहन सिंह के बयान को लेकर के आया, अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का पहला अधिकार, जिस तरह से आज सुबह से इस पर एक पोस्ट किया जा रहा है। तमाम प्रकार के ये नेरेटिव सेट करने की जो कोशिश की रही है, इसमें जो मूल मुद्दे हैं जो मैंने कहा कि गरीबी से मुक्ति के लिए, नक्सलवाद मुक्ति के लिए और जो विकास के लिए,
जो आवास समस्या की बात आ रही है, जल की बात आ रही है, जो आप डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आपको देना पड़ रहा है, 80 करोड़ परिवारों को यदि आपको चावल मुफ्त में देना है तो देश में गरीबी की क्या शर्मा स्थिति जी, है। क्या और मुद्दे विकास बदलते के हुए नजर आ रहे हैं? जैसे जैसे फेज बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, क्या आपको मुद्दे बदलते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, या फिर जो संपत्ति टैक्स को लेकर विवाद है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है, क्या मुद्दे बदल रहे हैं? मेरे लिए जी जी, के शर्मा जी, आपसे ही सवाल है। जी, निश्चित रूप से हर फेस में एक नैरेटिव सेट करने का, भाजपा की जो चुनावी रणनीति को आप देखेंगे तो हर बार अलग अलग विषय को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे केस है, क्या विषय आते हैं छत्तीसगढ़ में, आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल इस बार बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। समय की कमी है, इसलिए आप तीनों मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी लगातार जो है हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, लगातार लोकसभा चुनाव के बीच में बयानबाजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 राज्यों की 18 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और इसी पर हम खास चर्चा भी कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।